की खबरों से पहले आपको झारखंड की बड़ी खबर बता देते हैं। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रिमांड होम से 20 बाल कैदी फरार हो गए हैं। मेन गेट तोड़कर बाल कैदी फरार हो गए। मेन गेट पर तैनात सिपाही डरकर भाग गए। सूचना मिलने पर पहुंचे हैं एसडीओ मौके पर, एसडीपीओ, अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। घटना का आसपास के लोगों द्वारा वीडियो बनाया गया और वीडियो भी सामने आ चुका है। और देखिए, न्यूज 18 लगातार डीसी और एसपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बाल कैदियों की तस्वीर नहीं दिखा सकते, उनका चेहरा नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने ये ब्लर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रखी है। लेकिन ये 20 बाल कैदी हैं जो कि रिमांड होम से फरार हो गए हैं। और उससे पहले की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से तोड़फोड़ रिमांड होम में बाल कैदियों की तरफ से की गई और किस तरीके से उन्होंने मेन गेट तोड़ा। मेन गेट को तोड़ते हुए फरार हो गए। और उससे पहले ये भागते हुए सिपाही की तस्वीर, ये वो सिपाही है जिसके हाथ में आपको डंडा नजर आ रहा होगा। ये मेन गेट पर ही तैनात था सुरक्षा के लिए, लेकिन वहां से जो बाल कैदी हैं वो हुड़दंग करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए बाहर निकल गए। और ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल रुपेश, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं थे, इसलिए बाल कैदी वहां से फरार हो गए? जी बिल्कुल, यहाँ पर 3 से 4 जो है पुलिस तैनात रहते हैं मुख्य द्वार पर। और आज जैसे कि मैं बता रहा था इससे पहले कि आज सरहुल का त्योहार था, तो पुलिस प्रशासन भी उधर व्यस्त था। तो बाल कैदी जो है उन्होंने एक कहा जाए तो प्लान के तौर पर ये घटना को अंजाम दिया है कि जिस दौरान पूरा पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था में सरहुल त्योहार का लगा था, तो उस दौरान उन्होंने यहाँ तोड़फोड़ कर यहाँ से फरार होने में वे सफल रहे। अभी डीसी एसपी यहाँ पर जांच पड़ताल किए हैं पूरे मामले के। और डीसी जो है उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और एक प्लान के तौर पर कैसे बाकी जो कैदी फरार हैं, अभी 4 कैदी हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर वापस लौट चुके हैं, लेकिन टोटकुल 21 कैदी यहाँ से भागे हैं और उसमें से 4 कैदी चलिए, ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। और ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दर्शकों को पहुंचा दे। देखिए, जो 21 बाल कैदी फरार हुए, जो अपडेट मिल पा रहा है उसके मुताबिक 4 बाल कैदी वापस लौट आए हैं। यानी जो फरार हुए थे, कुल संख्या 21 बताई जा रही है। 21 बाल कैदी थे जो रिमांड होम से फरार हुए, लेकिन उनमें से 4 बाल कैदी जो है वो खुद ही वापस लौट आए हैं। लेकिन सवाल रुपेश फिर से वही, जो बाकी के बाल कैदी हैं वो कब तक वापस आएंगे या कब तक पुलिस उन तक पहुंच पाएगी? देखिए, पुलिस प्रशासन अभी फिलहाल इस मामले में स्पष्ट तो नहीं बता पा रही है कि कब तक उन्हें पकड़ा जाएगा और वापस यहाँ लाने में पुलिस सफल रहेगी। लेकिन डीसी और एसपी इस मामले में पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं और एक प्लान बना रहे हैं कि किस तरह बाकी जो भी कैदी फरार हुए हैं उन तक पहुंचा जाए और उन्हें पकड़कर यहाँ वापस लाने में सफलता मिले। जी रुपेश, ये तो ठीक है कि पर्व का मौका है, ऐसे त्योहारों के मौके पर प्रशासन की मुस्तैदी उधर भी होती है। सरहुल के मौके पर सुरक्षा ज्यादा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्या इधर सुरक्षा में, रिमांड होम जैसे जगहों पर सुरक्षा में ढिलाई बरती गई? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों भी मैं बता रहा था कि पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक घटना घटी थी कि यहाँ के एक कर्मी को कुछ बाल कैदियों द्वारा मारपीट किया गया था। तो उसके बाद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए थी कि इस तरह के कैदियों द्वारा दुस्साहस या इस तरह का कुछ कार्रवाई आगे नहीं की जा सके। लेकिन उसमें सुरक्षा व्यवस्था में खामी और चूक तो जरूर थी, जिसके कारण ये आज का घटना सामने आया है। तो आगे इस तरह के मामले नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में इस घटना से सबक लेते हुए आगे इसका व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के मामले सामने नहीं आए। फिलहाल पुलिस प्रशासन का पूरा प्लान इस ओर फोकस किया जा रहा है कि कैसे बाकी जो 17 कैदी, तो जरूर कही जा रही है, लेकिन ये कोई फोन भी पिक नहीं कर पा रहा, ना कोई जवाब दिया जा रहा है, ना प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। जी, इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और हालांकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले डीसी हमसे जो बात हुई, यहाँ मीडिया कर्मियों से बात किया, उन्होंने ये बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लान के तरह एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बाकी जो घटना घट गई है वो तो आगे जो भी दोषी हैं या कैसे ये घटना घटी वो जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन कैसे अभी पूरा फोकस इस पर किया जा रहा है कि जो भी 17 बाल कैदी और बचे हुए हैं जो फरार हैं अब तक,
तो उन्हें कैसे पकड़ा जाए और क्यों कैसे वापस लेकिन लाया रुपेश, जाए। ये जी। तस्वीर जो हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो सिपाही है वो जब डर के भागता है तो उसके हाथ में सिर्फ एक डंडा है, तो क्या इसी डंडे के सहारे पूरी सुरक्षा वहां पर अब तक की जा रही थी? जी बिल्कुल, अभी तक अगर कहा जाए तो ऐसी ही व्यवस्था थी और यही इस घटना का कारण हो सकता है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई थी कि एक कर्मी को मारपीट किया गया था बाल कैदियों द्वारा, जो कि किशोर थे करीब 12-14 साल के। तो उसके बाद भी प्रशासन ने इस घटना के बाद भी सबक नहीं ली और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं की गई, तो ये चूक तो हुई है। लेकिन अब आगे इस पर सबक लेने की जरूरत है पुलिस प्रशासन को। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश भी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये तस्वीरें जो दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीर कई मायनों में कई सवाल खड़े करती है और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि प्रशासन आखिर चुप क्यों है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये जो बाल अभिरक्षा में कैदी मौजूद थे, बाल कैदी, वो वहां से भागने के बाद प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठे ही है। खासतौर से प्रशासन अभी पूरे मामले को लेकर छानबीन भी कर रही है, हालांकि किन वजहों से भागे हैं और किस तरह से भागे हैं, ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कलई खोलती हुई नजर आ रही है। बाल सुधार की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वहां पर जो सुरक्षा प्रहरी होते हैं उनकी भी संख्या गेट पर वैसे भी काफी ज्यादा होती है, करीब करीब 8 जो सुरक्षा। लेकिन तस्वीर में सिर्फ एक सिपाही मुझे नजर आ रहा है जो दिख रहा है यहाँ पे, ओम प्रकाश, और उसके हाथ में भी हथियार नहीं है, एक लाठी या डंडा कुछ है उसके हाथ में। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बाल सुधार गृह के अंदर जो है जो सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था है उसकी बात की जाए तो 8 जो सुरक्षा प्रहरी रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किन कारणों से सिर्फ एक सुरक्षा प्रहरी मौजूद था, ये भी सवालों के घेरे में है। क्या अब बाकी सुरक्षा प्रहरी वहां पर मौजूद नहीं थे? ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है कि आखिर किन वजहों से थे। वहीं पर अगर गार्ड की बात की जाए तो भले जो अंदर बाल सुधार गृह के अंदर जो है वो हथियार के साथ मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन बाहर गेट के जो मौजूदगी होती है सुरक्षा प्रहरियों की, वो हथियारों के साथ मौजूद रहते हैं ताकि बाल सुधार गृह के अंदर भी किसी प्रकार का थ्रेट जो है वो न जा पाए। वहीं इसके साथ ही टावर और मचान, इन तमाम चीजों की भी व्यवस्था होती है ताकि तमाम चीजों पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन जिन व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं कि व्यवस्था होती है, वो इस तस्वीर में कहीं नजर नहीं आ रही है ओम प्रकाश। इसमें बिल्कुल उससे उलट ही तस्वीर है और शायद यही वजह है कि इतनी 20 की संख्या 21 की संख्या में बाल कैदी फरार हुए तो सिपाही भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। जी बिल्कुल, बात वही है, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के नियमों को लेकर जो नियमावली बनी है उसके विरुद्ध काम किया गया और कहीं ना कहीं उसे फॉलो नहीं किया गया, जिन वजहों से ये घटना हुई है। अब पूरे मामले में अब जांच की जब रिपोर्ट आएगी और जिस तरह से इस पूरे मामले में जो वरीय अधिकारी भी ये जांच करेंगे, तब तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आएगी कि आखिर किन वजहों से ये तमाम चीजें मौजूद हुई, क्यों वहां पर खामी बरती जाती थी, क्या ये नियमित का प्रोसेस था या फिर इसके पीछे सिर्फ आज की ही दिन की घटना है। जी, इंतजार करना होगा प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल में कई अहम संशोधन की बात कही जा रही है। देखिए, जेडीयू की तरफ से 3 अहम सुझाव दिए गए थे और तीनों सुझाव को शामिल कर लिया गया है। जेडीयू के सुझावों को भी बिल में जगह दी गई है। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर संशोधन किए गए हैं। वक्फ बिल में कई अहम संशोधन भी किए गए और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने इन सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जेडीयू ने सरकार से कहा है, जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं
उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले से जो उनके पास रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं उन पर कोई असर ना पड़े, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। और तीसरा सुझाव ये कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बना हो तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस उसी तरीके से बरकरार रखा जाए। तो जेडीयू की तरफ से ये 3 सुझाव दिए गए थे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन सुझावों पर भी आश्वासन दिया गया है कि उस पर अमल किया जाएगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमितेश, ये 3 अहम सुझाव और कहीं ना कहीं जेडीयू ने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी हैं और चर्चा के दौरान इन बातों पर भी चर्चा हुई। क्या लगता है इसे संशोधन में शामिल किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू की तरफ से जो सुझाव दिए गए थे उनको माना गया है और जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि कल जो बिल जब पेश होगा लोकसभा में और उसको कल ही पारित कराना है तो निश्चित रूप से उसमें इन सुझावों को जगह मिलेगी और जेडीयू के कंसर्न को भी इसमें माना जाएगा। क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे, शंका जताई जा रही थी और जेडीयू के ऊपर और खासतौर से टीडीपी के ऊपर यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ये कहा जा रहा था कि उनसे एक तरह से उम्मीद थी। तो निश्चित रूप से जेडीयू की तरफ से भी ये तमाम चीजें रखी गई हैं और सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि ये 3 सुझाव माने गए हैं, जिसमें सबसे पहली बात है कि जमीन चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है लिहाजा नए कानून में प्राथमिकता यही बरकरार रहनी चाहिए, यानी स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि कानून चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, यानी बशर्ते कि वक्त संपत्ति जो है वो पंजीकृत हो। तो यानी तमाम जो 2-3 जो पॉइंट हैं उनको माना गया है और उसको लेकर के निश्चित रूप से कल जो बिल पेश होगा। अमितेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और मुजफ्फरपुर से आपको अगली खबर बता दें जहां एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रेन से एक व्यक्ति को 2 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ, एनसीबी और पीएनबीई ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रेन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से एक बैग से 520 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है और जब्त हेरोइन की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 15909 में एक बोगी में एक व्यक्ति भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर जा रहा है, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए अक्षय सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पूर्वी चंपारण के छतौनी थाना इलाके से रिसीवर नीतीश सहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने म्यांमार से तस्करी कर मणिपुर के रास्ते दिल्ली तक सप्लाई का भंडाफोड़ किया है। रेप पार्टियों में हेरोइन का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, मुजफ्फरपुर में स्कूली छात्रों से भरी स्कूल वैन और बस में भीषण टक्कर हो गई जिसमें 7 छात्र घायल हो गए। घटना साहिबगंज थाना के साहिबगंज केसरिया रोड में एक बस और छात्रों से भरी स्कूल मैजिक वैन में भीषण टक्कर की है जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए। सभी को एसकेएमसीएच में भर्ती करा दिया गया है जहां एक बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। स्कूल वैन में 16 छात्र सवार थे और उधर से मोतिहारी की दिशा से बस आ रही थी, दोनों में भिड़ंत हो गया है। 7 बच्चे घायल हैं। किस जगह पर यह घटना हुई है? ये घटना जगिराहा और अहियापुर के बीच सीमा पर हुई है। कौन थाना है? थाना साहिबगंज है। हाँ, ये साहिबगंज थाना क्षेत्र की घटना है। साहिबगंज से केसरिया जाने वाला जो रोड है उसी रोड पर मैजिक वाहन से लड़के आ रहे थे। सेंट जॉन्स हाई स्कूल के बस जा रही थी। बस से और मैजिक वाहन से जोरदार टक्कर हुई जिसमें कि 7-8 बच्चे घायल थे, जिसमें से कि एक बच्चा काफी सीरियस हालत में है जो एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। पटना आईजीआईएमएस के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत गुहा की आत्महत्या की चेतावनी देने के मामले की जांच अब तेज हो गई है। वहीं इसे लेकर लेटर वॉर भी जारी है। आरोप लगाए जाने के बाद एनाटॉमी के एचओडी और प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर अवनीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में इंचार्ज का पद नहीं संभाला जा सकता और उन्होंने निदेशक को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। इसके साथ ही प्राचार्य के आरोप को बेबुनियाद बताया। प्राचार्य डॉक्टर रंजीत गुहा ने टॉर्चर करने और ऑफिसर इंचार्ज की गलत नियुक्ति का आरोप लगाया था। इसके साथ ही आत्महत्या की चेतावनी दी थी। अब पूरे मामले पर आईजीआईएमएस का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आईजीआईएमएस के प्रिंसिपल डॉक्टर रंजीत गुहा के द्वारा आत्महत्या की चेतावनी देने के बाद आईजीआईएमएस में खलबली मच गई है।
और पूरे मामले पर एक तरह से कहा जाए जांच भी तेज हो गई है। इस बीच खबर ये आ रही है कि जिन पर आरोप लगाया गया था प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर अवनीश कुमार के ऊपर, उन्होंने भी अपना इस्तीफा पत्र डायरेक्टर को सौंप दिया है। ये कंट्रोलिंग प्रिंसिपल विल बी द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ ऑल फैकल्टी ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से मेडिकल कॉलेज का फैकल्टी इंचार्ज होगी प्रिंसिपल। और मेडिकल कॉलेज का डेफिनेशन क्या है वो भी IGMS एक्ट में दिया हुआ है। अभी आपको जानकारी है कि डॉक्टर अवनीश ने इस्तीफा सौंप दिया है प्रोफेसर इंचार्ज का डायरेक्टर को? नहीं, जानकारी तो हमारा नहीं है। अच्छा, से हम सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये आत्महत्या की आपने चेतावनी दे दी, यहाँ तक क्यों पहुँचना पड़ा आपको? ये तो अभी का घटना ही नहीं है। ये घटना आपको बार बार बोल रहा है, ये उस टाइम में हमको मेंटली खराब लगा कि ये चीज़ जो हो रहा है, क्योंकि ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसलिए कि ई डायरेक्टर सर तो 2.5 साल का हम बार बार बोल रहे हैं ना, शुरू से हमारे साथ बहुत सारा डिप्राइवेशन हमारा हुआ, प्रताड़ना बहुत तरह हुआ है। प्रताड़ना इन द सेंस माने रूल फॉलो नहीं हुआ, गलत तरीके से संकाय प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और मेरे पावर को कट करने की कोशिश की जा रही है, हम आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, मेरी नियुक्ति तो उनका सहयोग करने के लिए हुआ है, ऐसा नहीं कि उनका पावर कट करने के लिए हुआ। और मैंने कभी उनको डिमीन करने का तो कोशिश कभी नहीं किया, और ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इतना फाइल वर्क हुआ है, देखा जा सकता है कि हमने कभी उनका कोई विरोध तो किया नहीं। लेकिन जैसे ही खबर संज्ञान में आया है, पता चला कि आपने भी इस्तीफा सौंप दिया है डायरेक्टर को। यदि कोई आदमी आत्महत्या की धमकी दे रहा है तो बेटर है कि ऐसा कुछ न हो, तो क्यों हम इस पर बने रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जो HOD पहले से हैं एनाटॉमी के, इन्हें प्रोफेसर इंचार्ज क्यों बनाया गया? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल ये उठा कि जब ये प्राचार्य का पहले से चैम्बर था तो यहाँ पर इन्होंने बोर्ड क्यों लगाया, जबकि अगर देखा जाए तो ये HOD हैं, HOD की हैसियत से भी ये चैम्बर इनका था। नहीं, ये सारी बातें मुझे न्यूज़पेपर से ही पता चला है, अभी तक और कोई माध्यम नहीं है। पत्र भी उन्होंने लिखा स्वास्थ्य मंत्री को, न्यूज़ 18 के भी हाथ लगा है पत्र, उसमें वो मेरे को नहीं मिला है। देखना ये होगा कि आखिर अवनीश कुमार का इस्तीफा वापस लिया जाता है, मंजूर होता है, या फिर प्राचार्य की छुट्टी होती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इसी बीच आपको मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां डॉक्टर मंजर नसीम को एसपी ने निकाला है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया। जनसुराज नेता मंजर नसीम पहुंचे थे पैरवी करने के लिए और उन्हें एसपी ने बाहर निकाल दिया। मंजर नसीम की बदतमीजी से नाराज हो गई हैं एसपी। वहीं इस सब को लेकर जनसुराज नेता मंजर नसीम का क्या कुछ कहना है, ये हम आपको बताते हैं। बात को अभी कह ही रहा था, तब तक वो मेरे साथ थोड़ा भद्र व्यवहार हुआ, मुझे धक्का दे करके कैसे इनको बाहर निकालो, ये तो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि थोड़ा सुन तो लीजिए मेरी बात, लेकिन वो अपने जो उनके अधिकार है उसका प्रयोग किया, बल प्रयोग करके हमको बाहर कर दिया गया। और साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका आप ना गंवाएं, आज ही रजिस्टर करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।